नमस्कार मित्रों, लीजिए मैं फिर हाजिर हूँ आपके बीच में मुद्रा और साख अर्थशास्त्र का ये अध्याय लेकर के, जो सामाजिक विज्ञान का अध्याय है। और सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र पुस्तक में से मुद्रा और साख एक चैप्टर है जो भैया बहनों को थोड़ा कठिन फील हो रहा था, उसी को लेकर मैं आपके बीच में आया हूँ। एक बार फिर से आपका स्वागत है। वैसे कठिन कुछ होता नहीं है, कठिन आपकी कोई चीज होती नहीं है मित्रों। चार पंक्तियां मैं रखता हूं कि जो शूरमा होते हैं ना, वो कठिनाई की कभी बात नहीं करते हैं। सुनिएगा चार पंक्तियां, फिर उसके बाद जो है हम पढ़ाई की ओर बढ़ेंगे। कि शूरमा मक्खियों की तरह भिनभिनाते नहीं है, शूरमा मक्खियों की तरह भिनभिनाते नहीं है और अपने दुखों को दूसरों के आगे बताते नहीं है। शूरमा मक्खियों की तरह भिनभिनाते नहीं है और अपने दुखों को दूसरों के आगे बताते नहीं है। शूरमा तो अपना रास्ता स्वयं तय करते हैं यारो, शूरमा तो अपना रास्ता स्वयं तय करते हैं यारो। वो किसी के आगे कभी गिड़गिड़ाते नहीं है, वो किसी के आगे कभी गिड़गिड़ाते नहीं है। इसलिए शूरमा बनिए और अपनी मंजिलें, अपने रास्ते स्वयं तय कीजिए। लीजिए मित्रों, बने रहिए स्टडी विद कवि बंधु सर के साथ। और मैं आपके बीच में लेकर आया हूं एक प्रश्न बनता है, मांग जमा क्या है। मांग जमा क्या है मित्रों? हम बैंक में जाते हैं और हमारा सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट खुलवाते हैं, चालू खाता या बचत खाता खुलवाते हैं। तो उस खाते में हम पैसा जमा रखते हैं, लेकिन वो पैसा जब भी हमारे जरूरत पड़ती है हम मांग लेते हैं, निकलवा लेते हैं। तो उस जमा पैसे को, बैंक के खाते में जमा पैसे को जब भी जरूरत पड़ने पर हम मांग लेते हैं। उस जमा रकम को जब भी हम मांग लेते हैं, यही मांग जमा कहलाता है मित्रों। देखिए, जब कोई व्यक्ति बैंक में अपने खाते से जमा पैसे निकलवाता है, इसे ही मांग जमा कहते हैं। बैंक में आपका खाता है, आपने पैसे जमा करा रखे, जब भी आपकी जरूरत पड़ी आपने पैसे निकलवा लिए, आपने बैंक से पैसे मांग लिए, यही मांग जमा है मित्रों। एक और प्रश्न है, वस्तु विनिमय क्या है? वस्तु विनिमय क्या है? जब हम एक वस्तु खरीदने के बदले दूसरी वस्तु दुकानदार को प्रदान करें, यही तरीका वस्तु विनिमय कहलाता है। कौन सा तरीका वस्तु विनिमय कहलाता है मित्रों? कि एक समय था प्राचीन काल में, क्या है कि मुद्रा नहीं थी। जब प्राचीन समय में बहुत पहले, जब दुनिया में पैसा नहीं आया था, मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था, तो लोग क्या करते थे, कोई भी चीज खरीदने के बदले अपनी वस्तु से लौटाते थे। जैसे दो व्यक्ति मित्रों, दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति को चाहिए गेहूं, उसके पास चावल रखे हुए हैं, और एक व्यक्ति को चाहिए चावल। एक व्यक्ति को क्या चाहिए? चावल, और उसे गेहूं बेचने। तो मित्रों, जिसको चावल चाहिए वो गेहूं वाले को ढूंढेगा, जिसको गेहूं चाहिए वो चावल वाले को ढूंढेगा। इस प्रकार से क्या है कि वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था मित्रों। समझ रहे हो ना? कि जिसके फॉर एग्जांपल गाय भैंस के उदाहरण ले लेते हैं। पुराने जमाने में मुद्रा तो थी नहीं कि जिसको भैंस चाहिए और जिस व्यक्ति के पास भैंस है वो भैंस देगा, लेकिन वो 4-5 गाय बदले में लेगा, तब जाकर उसको भैंस देगा। और जिसको भैंस चाहिए उसे भी 4-5 गाय देनी पड़ेगी। अर्थात वस्तुओं का आदान प्रदान, वस्तुओं की अदला बदली पहले थी। लेकिन वस्तुओं की अदला बदली में बहुत जोखिम था मित्रों। सबसे बड़ी समस्या तो भंडारण की थी, रखे कहाँ, ठीक है? क्योंकि गाय वाले को गाय के लिए बाड़े चाहिए, भैंस वाले को भी भैंस से रखने के लिए बहुत बड़े बड़े बाड़े चाहिए, मैदान चाहिए मित्रों। तो वस्तु विनिमय में बहुत दिक्कत आती थी। लेकिन जैसे ही मुद्रा का आविष्कार हुआ मित्रों, अब वस्तुओं का आदान प्रदान करने की जरूरत नहीं है। वस्तु विनिमय समझ गए होंगे आप कि जब हम एक वस्तु खरीदने के बदले दूसरी वस्तु दुकानदार को प्रदान करें, यही तरीका वस्तु विनिमय कहलाता है। जब हम एक वस्तु खरीदने जा रहे हैं तो दूसरी वस्तु हम दुकानदार को बेचे, यही तरीका क्या कहलाता है मित्रों? वस्तु विनिमय कहलाता है। आज भी आप मोहल्ले में, गांव में देखते हो बहुत सारे सब्जी बेचने वाले आते हैं। जब किसी व्यक्ति के पास पैसे नहीं होते तो वो क्या करता है कि गेहूं देता है और गेहूं के बदले सब्जी लेता है, और वो सब्जी बेचने वाला भी गेहूं रख लेता है। लेकिन उस सब्जी बेचने वाले के लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कि अगर 10 सब्जी खरीदने वाले उसे मिल गए और 10 सब्जी खरीदने वाले उसे 1-1 किलो या आधा किलो गेहूं दे रहे हैं, तो बेचारा वो सब्जी बेचने वाला उस गेहूं के कट्टे को कहां ले जाएगा? उन गेहूं को कैसे उस मोटरसाइकिल पर रखेगा और सब्जी को कैसे रखेगा? मतलब वस्तुओं के आदान प्रदान में बहुत दिक्कत होती है मित्रों।
इसलिए मुद्रा सबसे बेहतर साधन है वर्तमान में खरीदारी करने का। आगे बढ़ते हैं, समर्थक ऋण आधार क्या है मित्रों? समर्थक ऋण आधार क्या है? समर्थक ऋण आधार का मतलब है कि मान लिया जाए आपको 10,000 रुपए किसी से उधार चाहिए। अब 10,000 रुपए आपको उधार चाहिए, आप किसी महाजन के पास गए, किसी पैसे वाले व्यक्ति के पास गए और उस पैसे वाले व्यक्ति को जाकर आपने कहा कि मुझे 10,000 रुपए उधार दे दीजिए, तो क्या वह पैसे वाला व्यक्ति आपको डायरेक्टली 10,000 रुपए उधार दे देगा? नहीं देगा मित्रों। क्या पता आप उसके पैसे खा गए तो फिर वो उसके पैसे कैसे वसूल करेगा? क्या पता आपने उसको पैसे टाइम पर नहीं लौटाए तो फिर वो उसके 10,000 रुपए कैसे वसूल करेगा? तो वो जो पैसे वाला व्यक्ति है आपको 10,000 रुपए तो देगा, लेकिन बदले में आपसे उस 10,000 की कीमत के बराबर कोई ना कोई वस्तु अपने पास धरोहर के रूप में रखेगा। जैसे आपके घर की ज्वेलरी हो सकती है, आभूषण सोने चांदी के, या आपकी जमीन के कागज हो सकते हैं, या आपके मकान की रजिस्ट्री हो सकती है, मकान का रजिस्ट्रेशन या पट्टा उसके पास हो रखेगा, या आपकी मोटरसाइकिल के कागज हो रख लेगा। कुछ ना कुछ तो वो रखेगा आपकी वस्तु आपको 10,000 रुपए उधार देने से पहले, क्योंकि अगर आप उसके 10,000 रुपए नहीं लौटा पाए तो वो या तो आपकी जमीन पर कब्जा कर लेगा, या आपकी ज्वेलरी आभूषण बेच देगा, या आपकी मोटरसाइकिल बेच करके अपने 10,000 रुपए वसूल कर लेगा। तो ये जो गिरवी वस्तुएं रखी जाती है, जो वस्तुएं, ये जो धरोहर के रूप में, गारंटी के रूप में जो वस्तुएं रखी जाती है ना उधार देने वाले के द्वारा, यही समर्थक ऋणाधार कहलाती है मित्रों। समझ गए? और आजकल तो बैंकें भी जो है बिना समर्थक ऋणाधार के, बैंक के कोई भी व्यक्ति बिना समर्थक ऋणाधार के आपको उधार नहीं देता है मित्रों। बैंक भी केसीसी देती है तो बदले में जमीन के कागज रखती है। होम लोन अगर अपन को लेना है तो मकान की रजिस्ट्री हमको जो है लोन देने वाली बैंक के यहाँ रखनी पड़ती है। जब तक हम लोन नहीं चुका देते वो हमारी रजिस्ट्री नहीं देंगे, अगर हम नहीं चुका पाए तो वो हमारे मकान पर कब्जा कर लेंगे मित्रों। तो समझिए समर्थक ऋणाधार क्या है? जब कोई ऋणदाता किसी को ऋण देने के बदले गारंटी के रूप में उसकी जमीन, घर, ज्वेलरी, गाड़ी आदि रखवाता है तो ये सुरक्षा के रूप में रखी गई चीजें ही समर्थक ऋणाधार कहलाती है। वंस मोर रिपीट मित्रों, समर्थक ऋणाधार क्या है? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है परीक्षा में। जब कोई ऋणदाता किसी को ऋण देने के बदले गारंटी के रूप में उसकी जमीन, घर, ज्वेलरी, गाड़ी आदि रखवाता है तो ये सुरक्षा के रूप में रखी गई चीजें ही समर्थक ऋणाधार कहलाती है। थैंक यू मित्रों। वीडियो कैसा लगा आपके कमेंट जरूर मुझे लिख करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं बेहतर से बेहतर आपको सोशल साइंस समझा सकूं। सामाजिक विषय को सब कठिन मानते हैं, लेकिन मेरा तो ये मानना है कि सामाजिक विज्ञान से बेहतर कोई विषय नहीं है, क्योंकि यही आपके कॉम्पिटिशन्स में आनी है, यही आपकी सरकारी नौकरियों में आनी है। आपका जीके जो इम्प्रूव होगा वो सामाजिक विज्ञान से होगा। बस पढ़ाने वाला बेहतर होना चाहिए और पढ़ने वाले की भी रुचि होनी चाहिए, तो सामाजिक से बेहतर कोई विषय नहीं है। थैंक यू वेरी मच। बने रहिए स्टडी विद कवि बंधु सर के साथ, फिर मुलाकात होगी।